पिछली कड़ी में हमने देखा कि एमी अपने भौतिक मृत्यु के पश्चात जब आत्मा लोक पहुंचती है तो उसके मार्गदर्शक लिकीको ने और थॉमस की आत्मा ने उसका स्वागत किया, उसे ढांढस बंधाया। उसके बाद थॉमस वहां से चला जाता है। अब अनुकूलन के समय आत्मा और उसके मार्गदर्शक की कुछ समय के लिए वार्तालाप होती है, जो पारगमन से पहले की प्रक्रिया है, जिसमें आत्मा अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह होती है। उसे अपनी परिस्थिति को, अपनी सोच को मार्गदर्शक के सामने स्पष्ट करना पड़ता है कि अगर उसने आत्महत्या की तो क्यों की, किस स्थिति में की। उसे अपने मार्गदर्शक के सामने ये भी स्पष्ट करना पड़ता है कि हालात किस प्रकार बद से बदतर हो गए थे, जिसकी वजह से उसे ये निर्णय लेना पड़ा। एमी भी कुछ इन्हीं सब प्रक्रियाओं से गुजर रही थी। वो भी अपने कृत्य को सही ठहरा रही थी कि जिंदगी में अब उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। पुनर्जन्म से पहले उसने सोचा था कि वो थॉमस से विवाह करके एक सुखी और लंबा जीवन व्यतीत करेगी, लेकिन परिस्थितियों ने करवट बदली और एक ही झटके में उसकी सारी खुशियां बिखर गईं। एमी को लगता था कि इसके बाद कोई और चारा बचा ही नहीं है। क्या करती वो आत्महत्या ना करती तो? जीवित रहती तो बदनामी उठाती, उसके माता पिता को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती उसकी वजह से। यानी उसे लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। अब लिकी को उसे समझाता है कि उसके जीवन का लेसन ही था हीन भावना से वरना। इसी समस्या से तो उसे पार पाना था, अपने अंदर की हीन भावना से लड़कर जीवन को आगे बढ़ाना, अपनी परिस्थितियों से लड़ना और एक नए जीवन को जन्म देना, उसके अस्तित्व की रक्षा करना जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि एमी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी। अगर वो जरा सा हिम्मत दिखाती तो अपना और अपनी संतान का, दोनों का ही जीवन बचा सकती थी वो। खैर, एमी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। अब एमी खुद को पुस्तकालय में पाती है, जहाँ लाइब्रेरियन मार्गदर्शक उसे उसकी गलती को दिखाता है, बताता है और बताता भी क्या, उसे दिखाता है कि उसके पास कई ऑप्शन थे जो उसके जीवन को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उसने एक ऐसा ऑप्शन चुना जिसके बाद सब कुछ खत्म। उसका लाइफ लेसन ही अधूरा रह गया। वो जिस चीज़ को सीखने के लिए गई थी धरती पे, वो सब खत्म। बिना सीखे ही उसे वापस आना पड़ा। लाइब्रेरियन मार्गदर्शक उसे उसकी जीवन रेखाएं दिखाता है, लेकिन एमी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसे लग रहा था कि मार्गदर्शक को तो बस यहाँ बैठे बैठे कहना होता है। एक बार जब खुद जीवन में उतर कर देखेंगे तो पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी कठिन है, इतना आसान नहीं है जीवन जीना। अब उसका लाइब्रेरियन मार्गदर्शक समझ गया था कि एमी अपने अस्तित्व को ही भूल गई है और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाना होगा। अब वो अपनी और एमी की, दोनों की जीवन पुस्तकें लेकर आता है और सबसे पहले अपनी पुस्तक को खोलता है, क्योंकि एमी को लग रहा था कि मार्गदर्शक कभी जीवन वाले खेल में आते ही नहीं हैं। उन्हें जीवन की कठिनाइयाँ कहाँ पता। इसीलिए पहले उसे ये दिखाना ज़रूरी था कि हमारे मार्गदर्शक भी जीवन वाले खेल में आते हैं और जिस लेसन को हम अभी सीख रहे हैं वो उसमें पारंगत होते हैं। बिना उन मुश्किलों का सामना किए वो उस क्षेत्र में मार्गदर्शक बन ही नहीं सकते। ये तो ठीक वैसे ही हुआ ना कि एक बच्चा सोचे कि टीचर को तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता, वो तो बस बैठे बैठे हुक्म ही चलाते रहते हैं। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि टीचर बनने के लिए भी उन्होंने पढ़ा है, वो भी स्कूल गए हैं, कभी वो भी बच्चे थे और अपनी परीक्षाएं पास करने के बाद ही वो एक टीचर बने हैं। हमारा टीचर भी इन्हीं सब परिस्थितियों से गुजरा होता है जिनसे हम आज गुजर रहे होते हैं, और वो भी अपनी मुश्किलों को पार करना सीख चुका होता है, तब इस योग्य होता है कि किसी को सिखा सके। लेकिन इस वक्त एमी सब कुछ भूल चुकी थी। उसे याद दिलाना जरूरी था कि मार्गदर्शक कौन है, वो कौन है। अब जब उस लाइब्रेरियन मार्गदर्शक ने अपनी किताब खोली तो एमी ने देखा कि उस मार्गदर्शक को उसके बिना किसी गलती के, बस केवल उसकी धार्मिक मान्यता के कारण उसे भूखे शेर के सामने छोड़ दिया गया, जिसने उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दिए। आखिर क्या गलती थी उसकी जो उसे ऐसी सज़ा दी गई? लेकिन फिर भी वो अपनी सज़ा की परवाह ना करते हुए अपनी मान्यता पे अड़ा रहा। जिंदगी की कठोरता क्या उसके लिए नहीं थी? जिंदगी इतनी आसान तो उसके लिए भी नहीं थी। एमी के साथ तो फिर भी थोड़ी नरमी बढ़ती गई थी,
खैर, अब बारी थी एमी के किताब के खुलने की। एमी देखती है कि वो किताब त्रिआयामी रंगों से सजी हो गई है। उसके पहले पृष्ठ पे वो करोड़ों आकाशगंगाओं वाला एक ब्रह्मांड देख रही है। ब्रह्मांड से होते हुए वो मंदाकिनी तक और फिर अपने सौर मंडल तक पहुंचती है। और ये सब उसे इसीलिए दिखाया गया ताकि उसे अपने अस्तित्व का भान हो। वो जान सके कि वो कौन है, कहाँ से आई है और उसका लक्ष्य क्या है। शायद एमी सब कुछ भूल गई थी, इसीलिए उसे ये सब कुछ याद दिलाना ज़रूरी था। उसकी विशालता को उसे महसूस कराया गया। फिर अगले पन्ने पर वो देखती है और जैसे ही पन्ना पलटा जाता है उसे याद आता है कि वो पहले भी ये सब कर चुकी है। क्रिस्टल के प्रिज्म और जैसे विचार उस तक भेजे जा रहे हैं उसी के अनुसार वो गहरे या हल्के रंग में उसे परिवर्तित भी कर रहा है। अब एमी को धीरे धीरे सब याद आने लगता है। वो समय रेखाएं, चित्र जिन्हें वो अपने मन से आगे पीछे चला सकती थी। वो अपने जीवन से जुड़ी जिस भी घटना को देखना चाहती, समय रेखाएं उसे चित्रों के रूप में परिवर्तित कर देती। क्रिस्टल पे वो घटना चित्र के रूप में रोशन हो जाती। और ये सब कुछ उसके मन के द्वारा हो रहा था। समय उस किताब के लिए मायने नहीं रखता था। अगर उसे अपने जन्म की घटना देखनी होती तो बस उस घटना का विचार मात्र करना था और वो चित्र के रूप में उसके सामने होती। और अगले ही पल अगर उसे अपनी मृत्यु की घटना देखनी होती तो बस उसका विचार करती और वो घटना चित्र के रूप में उसके सामने आ जाती। अब एमी को याद आया कि ये किताब तो उसने पहले भी चलाई है। उसके पर्दे पर वो स्वयं को देख रही है, वास्तविकता और जीवंत रूप में। खैर, अब वो वृद्ध व्यक्ति उसके जीवन के विकल्पों को दिखाने जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो एमी को लग रहा था कि उसके पास कोई विकल्प था ही नहीं। अब वो खुद को उसी तालाब के किनारे देखती है जहाँ पे उसने डूबकर जान दी थी, क्योंकि यही वो समय था जहाँ वो कोई और निर्णय ले सकती थी। उसने अपनी जीवन पुस्तक में 4 विकल्पों को देखा। और भी विकल्प हो सकते थे, लेकिन लास्ट तक आते आते एमी थकने लगी थी। इसीलिए मार्गदर्शक ने आगे के विकल्पों को दिखाने से रोक दिया। खैर, एक विकल्प तो उसने देखा कि वो खुद को ही खत्म कर लेती है, जैसा कि उसने किया भी था। तालाब के किनारे बैठकर सोचते सोचते अचानक वो उसमें छलांग लगा देती है और एक ही झटके में सब कुछ खत्म। अब वो अगला विकल्प देखती है कि तालाब के किनारे बैठकर वो सोच रही है और फिर उठकर खड़ी होती है और इस बार वो तालाब में छलांग नहीं लगाती, बल्कि अपने गांव की तरफ वापस लौटने लगती है। वो वापस अपने घर आती है, अपनी माँ आयरिस को सब कुछ सच सच बताती है। अब एमी को लगा था कि उसकी माँ को सदमा लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आयरिस को गुस्सा ज़रूर आता है और गुस्से में भरकर वो एमी को बहुत कुछ सुनाती है, डांटती भी है। और फिर जब उसका गुस्सा शांत होता है तो एमी को अपनी बाहों में भरकर बहुत रोती है। एमी भी उसे बताती है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, पर प्यार में अंधी हो गई थी। मुझसे गलती हो गई, इस बात को एमी ने स्वीकार किया। अब एमी का पूरा परिवार अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर बस जाता है, जहां उन्हें कोई जानता नहीं था। एमी को उसके घर वाले विधवा बताते हैं ताकि कोई उस पर उंगली न उठा पाए। यानी इस विकल्प में पूरा परिवार एकजुट था। हाँ, आर्थिक दिक्कतें हुई उसके साथ, क्योंकि अपना बसा बसाया घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर एक नई जगह पे फिर से शुरुआत करना दिक्कत तो थी। उसके पिता को पैसे का काफ़ी नुकसान भी हुआ। उसका परिवार पहले से ज़्यादा गरीब हो गया, लेकिन फिर भी एक परिवार के रूप में वो एकजुट रहे। सारी मुसीबतों को सबने एक साथ मिलकर झेला और अंततोगत्वा जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। धीरे धीरे उनके आर्थिक हालात भी सुधरने लगे। बाद में एमी ने एक बूढ़े व्यक्ति से शादी भी कर ली। ये सारा समय एमी के लिए आसान नहीं था, पर समय की एक अच्छी आदत होती है, जैसा भी हो कट ही जाता है। जिंदगी चलती रही। आगे चल के एमी ने एक बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया। उसके परिवार की माली हालत भी सुधर चुकी थी। ऐसे हालातों से गुजरकर उसने एक बहुत लंबा, लगभग 100 सालों का जीवन जिया। ये उस घटना का एक विकल्प था। अब दूसरे विकल्प में उसने देखा कि वो लौटकर घर आती है और अपनी माँ को जब सारी बातें बताती है तो उसके माता पिता इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं।
उस पर चीखते चिल्लाते हैं और आपस में ही एक दूसरे को दोषारोपण करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुमने ध्यान नहीं दिया। एक दूसरे की गलतियां दिखाने लगते हैं। खैर, अंत में वो ये निर्णय लेते हैं कि अपने छोटे से खेत को वो नहीं बेच सकते और ना ही अपना घर बार गांव छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें बहुत नुकसान होगा। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने एमी को कुछ पैसे देकर लंदन जाकर नौकरानी का काम करने को कहा। अब एमी खुद को कलंकित समझकर गांव छोड़ देती है, लंदन जाती है और वहाँ पर वो सड़कों पर घूमती रहती है, क्योंकि कोई सहारा तो था नहीं, अकेली थी वो। अब जिस चीज़ का उसे डर था वही होता है, उसे परायों की अंकसाइनी बनना पड़ता है। और इसी हालात में वो एक बेटी को जन्म देती है और अंत में एमी उसकी बेटी दोनों ही मर जाती हैं। बहुत भयानक जीवन था, पर इसमें जीने के लिए संघर्ष तो था। अब एमी अपने जीवन के अगले विकल्प को देखती है कि तालाब से लौटकर जब वो घर आती है और अपनी माँ को सब कुछ सच बताती है, तो उसके माता पिता ये निर्णय लेते हैं कि एमी को अपने गांव से दूर कर दिया जाए, ताकि किसी को कुछ पता न चले। किसी दूसरे अनजान गांव में भेज दिया जाए जहाँ कोई उसे पहचानता ना हो। यानी इसमें भी उसके माता पिता उसे खुद से दूर भेजना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा रुक कर ठंडे दिमाग से समय का इंतज़ार करते हैं। एक दिन उनके गांव में एक फेरी लगाने वाला आता है, जिससे उसके पिता कहते हैं कि वो एमी को अपनी बग्घी से उसी ज़िले के किसी दूसरे गांव में छोड़ दें। इसके लिए उसके पिता उसे कुछ पैसे वैसे भी देते हैं। अब इस केस में एमी लंदन तो नहीं जाती, पर किसी दूसरे गांव में पहुंचा दी जाती है, जहां एक घर में उसे काम भी मिल जाता है। उस घर में वो खुद को विधवा बताती है और फेरी वाला भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, पर घर वालों को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता। लेकिन फिर भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो माने ना माने। एमी उस कस्बे में बस जाती है और नौकरानी बनकर जीवन गुजारने लगती है। यहाँ वो दोबारा शादी ना करने का निर्णय लेती हैं और यहीं पर वो एक खूबसूरत बच्ची को जन्म देती है और उसका पालन पोषण भी करती हैं। हाँ, इस केस में भी ज़िंदगी की निरंतरता बनी रहती है और वो ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हुए एक लंबा जीवन गुजारती है। खैर, विकल्प तो और भी बहुत थे, पर एमी अब मन से थकने लगी थी और बूढ़े व्यक्ति से वो रुकने को कहती है कि बस अब और नहीं। अब डॉक्टर न्यूटन उससे पूछते हैं कि सब कुछ देखने के बाद अब तुम किस नतीजे पे पहुंची हो, मतलब तुम्हें क्या निर्णय लेना चाहिए था। इस पे एमी बहुत दुख के साथ कहती है कि बस केवल इसी नतीजे पे कि मेरा खुदकुशी करना एक बेवकूफ़ी भरा कदम था। इस बात का एहसास मुझे अब हुआ है। यानी एमी जब आत्मालोक में आई थी तो आत्महत्या के अलावा उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था और वो अपने निर्णय को सही ठहरा रही थी। पर सब कुछ देखने और जानने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि ज़िंदगी कैसी भी हो जी जा सकती है और अपने लाइफ लेसन को पूरा किया जा सकता है। अच्छा, एमी को अब ये भी एहसास हो रहा था कि अपनी मृत्यु के फ़ौरन बाद उसने खुद से कहा था कि हे भगवान, मेरा आत्महत्या करना मेरी मूर्खता थी और अब मुझे फिर से हर काम दोबारा करना पड़ेगा। अब जब एमी सब कुछ देखने समझने के बाद अपने काउंसिल के सम्मुख पहुंची तो मार्गदर्शकों ने उससे पूछा कि क्या वो जल्द ही दोबारा परीक्षा देना चाहती है, यानी जल्द पुनर्जन्म लेना चाहती है। इस पर एमी ने उनसे थोड़ा सोचने समझने का अवसर मांगा ताकि चीज़ों को अच्छे से समझा जा सके। एमी ने यह भी महसूस किया कि जब भी परिस्थितियाँ थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं वो नकारात्मक ढंग से सोचने लगती है कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। पिछले अनेक जीवनों में भी वो हमेशा दोष निकालने वाले विचारों से ही ग्रस्त रहती थी। अब जब उसका भूलोक पे दोबारा से लौटने का समय आया तब भी वो थोड़ा आनाकानी कर रही थी। उसने लगभग 100 वर्षों का लंबा समय गुजारा था आत्मालोक में, चिंतन मनन किया था। एमी एक संगीत प्रेमी भी थी, लेकिन आत्महत्या की वजह से उसने आत्मालोक में एक प्रण लिया। उसने कहा, ये एग्जैक्ट उसके वर्ड थे, ईश्वर ने मुझे जो देह सौंपी थी उसे चूंकि मैंने नष्ट कर दिया था, इसीलिए अब मैं एक प्रकार का प्रायश्चित कर रही हूँ। यद्यपि संगीत से मुझे बेहद प्यार है, लेकिन मैं मनोरंजन के समय में संगीत कक्ष में नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे उस क्षणों में लाइब्रेरी में एकाकी रहना होता है।
तब मैं पर्दे का उपयोग कर उन क्रियाकलापों का पुनरावलोकन करती हूँ जो मैंने स्वयं की देह नष्ट करने और दूसरों को चोट पहुँचाने वाले निर्णयों को लेकर किए थे। यानी एमी जो संगीत की इतनी प्रेमी थी, अपने मनोरंजन के समय में भी वो संगीत न सुनकर लाइब्रेरी में एकाकी रहना पसंद करती थी, चिंतन मनन करती थी। और ये वो प्रायश्चित के तौर पे कर रही थी, ये उसका खुद से किया गया वादा था। खैर, एमी दोबारा जन्म लेती है और अपने इस वर्तमान जीवन में वो एक प्रचंड आत्मविश्वासी महिला है। लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ देखिए तो आज भी उसके लिए वैसी ही थी। जिस लाइफ लेसन को उसने इंग्लैंड में अधूरा छोड़ा था, आज वैसी ही परिस्थितियों का फिर से उसके जीवन में निर्माण हुआ। बस अंतर इतना है कि आज वो उनके साथ सामंजस्य बैठा रही है। अपने इस वर्तमान जीवन में भी वो एक किशोरी के रूप में गर्भवती होती है। पिछले जीवन में आयरिस, जिसने उसकी माँ का रोल प्ले किया था, आज भी उसकी माँ है। एमी अपने वर्तमान जीवन में एक स्कूल सलाहकार के पद पर कार्यरत है। यानी आर्थिक रूप से भी वो मजबूत है और अपनी माँ की मदद से वो अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना डट कर रही है। दूसरे लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता किए बगैर वो खुद अपने पैरों पे खड़ी है। अब याद कीजिए उसके पिछले जीवन का लाइफ लेसन, हीन भावना से उबरना। आज एमी पूरी तरह से अपनी हीन भावना से उबर चुकी है। उन्हीं सब परिस्थितियों को वो दोबारा से झेल रही है, पर पूरे आत्मविश्वास के साथ। जिंदगी से भागी नहीं बल्कि मुकाबला किया उन कठिनाइयों का। अगर ये सब कुछ वो पहले ही इंग्लैंड वाले जन्म में ही सीख जाती तो उसका बहुत सारा समय बच जाता। आत्मालोक में गुजारा गया समय, यहाँ धरती पे आकर इस वर्तमान जीवन का समय। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अगला केस एक ऐसी आत्मा का है जो दूसरे लोगों के प्रति हमेशा उग्रता से पेश आया करता था। जब उसने लाइब्रेरी में अपने जीवन का पुनरावलोकन किया तो क्या पाया, अब इस केस का जिक्र अगली कड़ी में करेंगे।